अम्मा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उस लड़की के साथ जिंदगी गुजारूंगा जो कि शरई पर्दा करती है। मेरी वालदा मेरे लिए एक ऐसी लड़की पसंद करके आई थी जो शरई पर्दा करती थी, और मैं तो नमाज तक का पाबंद न था। मेरी वालदा कहने लगी कि ये बहुत अच्छी लड़की है, बस मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे मुंह से इनकार नहीं सुनना चाहती। मैंने एक गहरी ठंडी सांस ली थी। मैंने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर 2 माह के अंदर अंदर मेरी शादी लाइबा से हो गई। शादी पर रुखसती के वक्त भी उसने बुर्का नकाब पहन रखा था। मेरा दिल तो बुझ कर रह गया था। एक तो सादगी में शादी, ऊपर से दुल्हन को अपने साथ बुर्का नकाब में रुखसत करवाते मैं बेहद बेजार हुआ था। मेरे दोस्तों ने अलग मेरे नाक में दम कर रखा था। कहते थे कि तुम्हारी शादी के लिए तो हमने बहुत कुछ प्लान कर रखा था, लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि तुमने तो हमें अपनी शादी पर बुलाया तक नहीं। अब मैं क्या कहता कि शादी मेरी बीवी के शरई पर्दे की वजह से बड़ी सादगी से हो रही है। क्या कुछ नहीं मैंने सोचा था अपनी शादी के लिए। लेकिन बहरहाल रुखसत होकर घर आते ही मेरी भाभी मेरी बीवी को कमरे में ले गई। मेरे वालिदैन बहुत खुश थे, लेकिन मेरा दिल बेहद खराब हुआ था। मैं बड़े खराब मूड के साथ कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन जब लाइबा को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। बेतहाशा खूबसूरत लड़की थी। अपनी माँ की पसंद पर मुझे नाज सा हुआ था। मेरा तो सारा गुस्सा ही लाइबा को देखकर खत्म हो गया था। वो कहने लगी, शायद मेरे पर्दे की वजह से आप मुझसे कुछ खफा से लग रहे हैं। उसने ये बात शायद इसलिए की थी क्योंकि मैंने शादी पर हर बात पर मुखालफत की थी कि मुझे इस तरह की शादी नहीं करनी जिसमें ना मेरे दोस्त शामिल हों और ना ही दूध पिलाई की रस्म हो, और बिल्कुल सादगी से शादी का मैं कायल नहीं था। मेरी वालदा ने मेरी बात मेरे ससुराल तक पहुंचाई थी, लेकिन उनका कहना था कि हमारी बेटी सादगी से शादी करना चाहती है। ये बहस काफी तवील चली थी, लेकिन बात हमें लड़की वालों की ही माननी पड़ी थी। उनका कहना था कि उनकी बेटी कहती है जो निकाह सादगी में किया जा रहा है उसमें बरकत होती है। मेरे वालिदैन ने ही मुझे समझा बुझाकर सादगी से निकाह पर आमादा किया था। शादी की बात को लेकर लाइबा ने ही बात शुरू की थी। मैंने कहा, जाहिर सी बात है, हर इंसान की अपनी शादी को लेकर बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन तुमने तो अहमियत ही नहीं दी। कहने लगी, मैं चाहती थी कि मुझे सबसे पहले मेरा शोहर देखे, वरना दूल्हे से पहले उसके दोस्त और बाकी रिश्तेदार दुल्हन को देख लेते हैं, और दूध पिलाई की रस्मों में शोहर के कजन और दोस्त मिलकर बड़े उल्टे सीधे मजाक करते हैं। शर्मो हया ही नहीं होती, और जो चीज हया में हो वो देर पा चलती है। लाइबा की इस बात ने तो मेरे दिल को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दिया था। बहरहाल मैं लाइबा को पाकर बेहद खुश था। बड़े धीमे और मीठे लहजे में वो बात करती थी। हर एक से उसका रवैया बहुत अच्छा था, लेकिन पर्दे में रहकर जॉइंट फैमिली में काम करना उसके लिए बेइंतहा मुश्किल होता जा रहा था। किचन में रोटियां बनाते हुए भी वो अपना नकाब पहने रखती थी। गर्मी में उसकी हालत खराब होने लगती थी। कमरे में आती तो फटाफट से अपना हिजाब उतार कर लंबे लंबे सांस लेने लगती। मुझे उसे देखकर बड़ा अफसोस होता था। मैंने कहा कि तुम क्यों खुद पर इतना जबर करती हो? देवर जेठ भी भाइयों जैसे ही होते हैं, और मेरी भाभियां कौन सा मुझसे पर्दा करती हैं? लेकिन वो कहने लगी, जुबैर, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हारी भाभी क्या करती है क्या नहीं, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मुझे वही करना है जो मेरे अल्लाह का हुक्म है। मेरे छोटे भाई में मजाक की आदत थी। वो मेरी बड़ी भाभी से भी मजाक कर जाता था, लेकिन जब लाइबा से ऐसे मजाक करता जो कि गैर शरई हैं, लेकिन हमारे माशरे में देवर कर जाते हैं, लाइबा को बहुत गुस्सा आता था। एक बार उसने मजाक में लाइबा का हाथ पकड़ लिया तो लाइबा ने सबके सामने उसे बेइज्जत करके रख दिया। कहने लगी, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम होते कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाले? वो कहने लगा, क्या हो गया भाभी, मैंने तो वैसे ही। वो कहने लगी, वैसे ही क्या, कब से तुम्हारे उल्टे सीधे मजाक बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरी भाभी लाइबा से कहने लगी कि लाइबा, यासिर की हंसी मजाक की आदत है, मुझसे भी कर लेता है, इसमें इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो कहने लगी, ये सब इस्लाम में मना है, यासिर को लिहाज में रहकर बात करनी चाहिए। मेरी वालदा को भी सारा कसूर लाइबा में नजर आ रहा था, लेकिन मैंने ही बात को खत्म किया और यासिर से कहा कि आइंदा वो लाइबा से इस किस्म के मजाक ना करे।
बहरहाल चंद माह तो लाइबा ने सबके साथ गुजारे थे, लेकिन एक दिन मुझसे कहने लगी, जुबैर, अम्मा छोटे देवर के लिए रिश्ता देख रही हैं और लड़की भी पसंद आ गई है, शायद चंद माह तक उसकी शादी भी हो जाए। मैंने कहा, हाँ, देख तो रही हैं, अम्मा ने मुझे बताया था। ये तो अच्छी बात है। कहने लगी, क्यों ना हम अलग हो जाएं। ये सुनकर मैंने उसे देखा था। कहने लगी, मैं बहुत मुश्किल में आ गई हूँ। किचन में कभी कोई जेठ आ जाता है, कभी कोई देवर। इतनी गर्मी में खाना बनाना मेरे लिए आजाब बन जाता है। बात तो उसकी ठीक थी। मुसलसल निकाब करने से उसके चेहरे पर दाने बनने लगे थे और यूं गर्मी में नकाब के साथ किचन में काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल भी हो गया था। मैंने कहा, ठीक है, मैं अम्मा से बात करता हूँ। लेकिन जैसे ही ये बात मैंने अपनी वालदा से कही तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। कहने लगी, अभी चंद माह ही तो हुए हैं तुम्हारी शादी को, तुम्हारी बीवी को अलग रहने का शौक भी हो गया। मैंने कहा, अम्मा, वो शरई पर्दा जो करती है और उसको मुश्किल पेश आती है, घर में हर वक्त कोई ना कोई मर्द आता जाता रहता है। कहने लगी कि तुम्हारी भाभियां नहीं रहती क्या? हमारे साथ सब रहते हैं। मैंने कहा, वो शरई पर्दा नहीं करती और आपको पता है कि ये शादी आपने अपनी मर्जी से करवाई है। मैं इस रिश्ते के लिए मानता ही नहीं था। अब बीवी की मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी, उसे मैं इतनी मुश्किल में तो नहीं रख सकता। मेरी वालदा ये सुनकर कहने लगी, तुम ही चाहते थे कि तुम्हारी बीवी बेतहाशा खूबसूरत हो। मुझे तो यही लड़की खूबसूरत लगी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मुझसे मेरा बेटा ही छीन लेगी। मैंने अम्मा के पांव पकड़कर दबाने शुरू कर दिए। अपने बेड पर लेटी हुई थी। मैंने कहा, अम्मा, क्यों जुदा करेगी मुझे आपसे? मैं आपसे रोज मिलने आया करूंगा। फिर यासिर की भी तो शादी हो रही है, नई लड़की आएगी तो आपके घर में और रौनक लग जाएगी। किसी न किसी ने तो घर छोड़ना ही था ना। फिर बड़ी भाभी है, आपसे मोहब्बत भी बहुत करती है, सकी भतीजी है आपकी, आपने उन्हें तो निकालना नहीं है, तब भी मुझे ही जाना पड़ता। प्लीज खुशी से इजाजत दे दे। लेकिन मेरी वालदा मान ही नहीं रही थी। कह रही थी, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे मुझसे जुदा हों। बहरहाल लाइबा बड़ी मुश्किल में आ चुकी थी, इसलिए मैंने जोर जबरदस्ती करके अपनी वालदा को राजी कर ही लिया था। मैंने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। लाइबा बेतहाशा खुश थी क्योंकि काम करने में उसे मुश्किल पेश नहीं आती थी। मैंने कहा कि मैं घर में एक मुलाजमा रख देता हूँ, तुम्हारी मदद हो जाएगी। कहने लगी, नहीं, छोटा सा तो घर है, पूरा दिन मैं करूँगी क्या? अगर सफाई भी मुलाजमा कर जाएगी। आप परेशान ना हो, मैं खुद काम कर लिया करूँगी। मेरे घर में लाइबा के अलावा और कोई था नहीं, इसलिए मैं जब भी कहीं बाहर से आता सारी बातें आकर अपनी बीवी से करता था। मैं कुछ रंगीन मिजाज था। वो मुझे बार बार नमाज की तरगीब करती रहती तो मैं कहता, प्लीज लाइबा, मेरे सर पर दीन को मुसल्लत मत करो, इबादत के लिए बुढ़ापा है ना, कर लूंगा, प्लीज तुम मुझे मजबूर मत किया करो। तो कहती कि चले, दिन में 2-3 नमाजें ही पढ़ लिया करें। जुबैर, ये फर्ज नमाजें हैं, अपनी मर्जी की बात नहीं होती। मैं उसे कहता कि अपना ये दर्स अपने पास रखो। दिन यूं ही गुजरने लगे। मेरे दोस्त गेट टुगेदर रखते रहते थे, जिसमें शराब का भी दौर चलता था और नाच गाना भी होता था। काफी मॉडर्न किस्म की मेरे दोस्तों की बीवियां थीं, जो कि हम सब से बात भी कर लिया करती थीं। अक्सर दोस्त कहते कि तुम अपनी बीवी को क्यों नहीं लाते। मैंने कहा कि वो शरई पर्दा करती है, लेकिन अच्छा ही था कि वो यहाँ नहीं आती थी। अगर वो भी इन जैसी होती और मेरे दोस्तों से बेतकल्लुफ होकर बात करती तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर सकता, क्योंकि वो बेहद हसीन थी और मुझे उससे मोहब्बत भी बेतहाशा हो चुकी थी। इसलिए मुझे उसके पर्दा करने पर एतराज ना था। जब मैं उसको घर आकर बताता कि आज मेरे दोस्त की बीवी ने किसी दूसरे दोस्त के साथ रोमांटिक डांस किया है, तो वो हैरत से मेरी शक्ल देखती। मैं हंसने लगता, कहने लगती, आपके दोस्त ऐसे हैं। जुबैर, कितनी बुरी बात है। मैंने कहा, बस ऐसा ही है, हमारे सर्कल का ये सब हिस्सा है, कोई भी बुरा नहीं मनाता। कहने लगी, बेहयाई तो बेहयाई ही होती है। मैंने कहा, असल में मेरा वो दोस्त बहुत अच्छा है, खूबसूरत बहुत है, देखने में किसी हीरो से कम नहीं लगता। मेरी बात सुनकर वो कहती, काश के किरदार का भी इतना ही अच्छा होता। बहरहाल वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरा बिजनेस काफी बढ़ चुका था। वही मेरी दोस्ती अदनान से हुई। काफी कामयाब बिजनेसमैन था, मुझसे साल बड़ा होगा।
समझिए कि 40 के लगभग था, लेकिन बंदे की शख्सियत ऐसी थी कि बिल्कुल अंग्रेजी, उसका पहनना ओढ़ना, अपने आप को फिट रखना, बात करने का अंदाज भी ऐसा दिल फरेब था कि मैं मर्द होकर भी उससे मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सका था। और लड़कियों का तो ये आलम था कि जब वो किसी महफिल में होता तो उसके आसपास ही मंडलाती नजर आती थी। जितना वो शहर अंगेज शख्स का मालिक था, उतना ही अयाश भी था। हुस्न परस्त खूबसूरत लड़कियों को देखकर उनसे दोस्ती जरूर करता था। बहरहाल उसका दिमाग कारोबारी मामलात में भी बहुत चलता था। जब से हमने पार्टनरशिप में काम किया था, मेरा काम भी तरक्की करने लगा था, क्योंकि मीटिंग क्लाइंट्स के साथ वो ही करता था। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि सामने वाला उसका दीवाना हो जाता था। जब मीटिंग कामयाब होती तो मुझे आंख मारकर ऐसे देखता कि यूं ये लोग फंसते हैं। मैंने कहा, तुम बड़े कमाल के बंदे हो यार, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ, मेरे फेवरेट हो तुम। ये सुनकर वो हंसने लगता। बहरहाल मेरी दोस्ती अदनान से बढ़ने लगी। वो कहने लगा, अपने घर चाय भी नहीं पिलाओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे घर चाय पर आओगे। तो मैंने उसे अपने घर चाय पर बुला लिया। क्योंकि हमारा फ्लैट बहुत छोटा था, बस 2 कमरे और एक छोटा सा लाउंज था, इसलिए मैं उसे अपने कमरे में ही बिठाकर बाहर आ गया। मुझे लगा लाइबा शायद किचन में है, क्योंकि मैं उसे बताकर गया था कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ आएगा, इसलिए चाय का इंतजाम कर लेना। घर की चाबी मेरे पास होती थी, इसलिए मैंने दरवाजे का लॉक खोला और अंदर आ गया। अदनान को सीधा अपने कमरे में ले गया। उसे कहा, यहाँ बैठो, मैं बस अभी आया। ये कहकर जब मैं किचन में गया तो किचन खाली था। जब मैंने दूसरे कमरे में झांक कर देखा तो वो कमरा भी खाली था। मुझे हैरत हुई कि आखिर वो गई कहाँ है। लाउंज में खड़ा यही सोच रहा था कि जब अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा खुला। लाइबा बड़े गुस्से से मुझे देख रही थी। उसने सर पर तौलिया बांध रखा था, गले में दुपट्टा था। मेरे पास आकर कहने लगी, ये क्या तरीका था आपका? मैं नहा रही थी और आपने अपने दोस्त को कमरे में बिठा लिया। ये सुनकर मैं बेहद शर्मिंदा सा रह गया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम वॉशरूम में हो, मैं समझा किचन में होगी। कहने लगी, आपने उसे कमरे में बिठाया ही क्यों? मैंने कहा, दूसरे कमरे में तुमने अपनी सिलाई मशीन लगा रखी है, फारिग वक्त में वो अपने कपड़े सिलाई करती थी, इसलिए कमरा कुछ बिखरा सा रहता था। कहने लगी, लाउंज के सोफे पर बिठा देते। मैंने कहा, सामने ओपन किचन है, काम कैसे करती? बहरहाल मैंने कहा कि छोड़ो इस बात को, जो हुआ है वो सब इत्तेफाक से हुआ है। वो किचन में चली गई, चाय का इंतजाम करने लगी। मैं कमरे में अदनान से बातें करने लगा। दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो लाइबा ने बस चाय की ट्रॉली ही अंदर की थी। मैंने चाय अदनान के सामने खुद पेश की। कहने लगा कि क्या भाभी हमारे साथ बैठकर चाय नहीं पियेंगी? मैंने कहा, नहीं यार, मेरी बीवी शरई पर्दा करती है। इस बात पर वो हंसने लगा। मुझे उसके हंसने पर हैरत थी। कहने लगा, वैसे मैंने नहीं सोचा था कि आज के दौर में भी ऐसी लड़कियां होती हैं। फिर तो तुम बड़े लकी हो। बात ऐसे ही आई गई हो गई थी। एक बार मैंने भी उससे यही फरमाइश की। मैंने कहा, मुझे अपने घर चाय पर नहीं बुलाओगे? कहने लगा, जरूर बुलाता, लेकिन बात यह है कि मेरे घर चाय बनाने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा, क्या मतलब, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई? कहने लगा, नहीं, शादी तो हुई है, लेकिन बीवी नाराज होकर मेके गई है और मुलाजिमीन सारे घर को संभालते हैं। मैंने कहा, तुम्हारी बीवी क्यों नाराज होकर चली गई? कहने लगा, ये जो औरतें होती हैं ना, ये बस चंद माह ही शादी के बाद ठीक रहती हैं, चाहती हैं कि शोर पल्लू से बंधा रहे। और तुम जानते हो मैं कितना आजाद ख्याल किस्म का आदमी हूँ। मुझे पाबंदियों से उलझन होती है। जहाँ भी जाता था बार बार फोन करती रहती थी, कहाँ गए हो, कब आओगे, इतनी देर हो गई है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। कई बार उसको समझा चुका था कि ना तो खाने पर मेरा इंतजार किया करे और ना ही मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करे। मुझे खाने में वैसे भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं, ज्यादातर मैं होटलिंग ही करता हूँ। लेकिन उसको बड़े एतराजात थे। कहती थी, दोस्तों में रहते हो, मुझे कहीं घुमाते फिराते नहीं हो। तुम तो जानते हो, औरत जब तक महबूबा रहे बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन जब बीवी बन जाए ना तो सर का दर्द बन जाती है। बहरहाल मैं खुश नसीब था कि लाइबा मुझसे ऐसे सवाल नहीं करती थी।
میں نے گھر جا کر جب لائبہ سے عدنان کی بات کی تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ اتنا ہینڈسم شخص ہے کہ میں خود اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کی بیوی تو دیکھو، بڑی ناشکری عورت ہے، جانتی ہو ماسٹر مائنڈ ہے، یہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے کر گزرتا ہے، اپنی باتوں سے لوگوں کو ایسا گھیرتا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں اب ہمارے ساتھ کام کرنے لگی ہیں۔ سچ، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اتنی ترقی نہ کر سکتا۔ لائبہ میری بات بڑی توجہ سے سنتی تھی۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا تھا لیکن ابھی تک بچہ نہیں ہوا تھا۔ لائبہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہمیں اپنا علاج کروانا چاہیے۔ میں نے کہا ہم سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تمہیں علاج کروانا ہے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ کہنے لگی زبیر، میں اپنی والدہ کے گھر جب گئی تھی تو ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اپنا سارا چیک اپ اور ٹیسٹ کروائے تھے، میں بالکل نارمل ہوں۔ بس ڈاکٹر کہنے لگی چند ٹیسٹ اپنے شوہر کے بھی کروا لو۔ یہ سننا تھا کہ مجھے لائبہ پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب اس بات کا؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھ میں کوئی خامی ہے؟ کہنے لگی بات خامی کی نہیں، علاج کی ہے، کیونکہ مجھ میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت مسئلہ آپ میں ہوا تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ یہ بات میری انا پر لگی تھی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا ہوگا بچہ، اور ابھی شادی کو 1 سال ہی تو ہوا ہے۔ کہنے لگی زبیر، آپ کیوں نہیں سمجھتے، میں اکیلے گھر میں رہتی ہوں، بور ہو جاتی ہوں، میرا اپنا بچہ ہوگا تو میرا دل لگا رہے گا۔ آپ کو ٹیسٹ کروانے میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ مجھے اس لیے تھا کیونکہ میں ابھی بچہ چاہتا ہی نہیں تھا۔ اگر میں ٹیسٹ کرواتا تو یقیناً میری کھائی گئی میڈیسن سے بلڈ رپورٹ میں یہ معلوم ہو جاتا کہ میں خود ہی بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں لائف کو انجوائے کرنا چاہتا تھا کہ 2-4 سال ایسے ہی گزر جائیں، کیونکہ بچہ ہو جائے تو سب سے پہلے عورت کی فگر خراب ہوتی ہے، وہ بے ڈھنگی سی ہو جاتی ہے، پھر ساری توجہ عورت کی شوہر سے ہٹ کر بچے پر چلی جاتی ہے۔ اب میں چاہتا تھا کہ لائبہ بس مجھے ہی توجہ دیتی رہے، بچوں کا کیا ہے، 3-4 سال جب میاں بیوی ایک ساتھ گزار لیں تو پھر بچے بھی پیدا کر لیں گے۔ میں نے لائبہ کی یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، 4-5 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک بار میں گھر آیا تو گھر بالکل خالی تھا، لائبہ گھر میں تھی ہی نہیں، حالانکہ جب اس نے میکے جانا ہوتا تھا تو مجھ سے کہہ کر جاتی تھی، اچانک سے کبھی نہیں گئی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس کی والدہ کی طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو، کیونکہ ان دنوں وہ کافی بیمار تھیں۔ میں نے لائبہ کو کال کی تو فون بالکل بند تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ لائبہ کو فون بند ہو۔ میں فوراً سے گھر سے باہر نکلا اور اپنے سسرال پہنچ گیا، لیکن مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا تھا کیونکہ لائبہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میری ساس کہنے لگی وہ یہاں آئی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب آئی نہیں ہے؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ میکے کے علاوہ تو کہیں نہیں آتی جاتی۔ میں نے بار بار لائبہ کے نمبر پر کال کی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے ہر جگہ لائبہ کو ڈھونڈ لیا لیکن وہ تو یوں تھی جیسے کہ غائب ہو چکی ہو۔ میرے پاس ایک عدالتی نوٹس آیا تھا جس میں لائبہ نے مجھ سے خلا مانگی تھی۔ میری تو حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میں نے اسے پہلی بار عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے دیکھا تھا جہاں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرا شرعی حق ہے، مجھے خلا چاہیے۔ اس نے خلا کی وجہ نہیں بتائی تھی، نہ ہی مجھ پر کوئی الزام لگایا تھا۔ مجبوراً مجھے اسے خلا دینی پڑی کیونکہ وہ واضح تھی کہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرا دل بہت دکھی ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری دل عزیز بیوی مجھ سے یوں بھی جدا ہو سکتی ہے، لیکن چند ماہ بعد جو خبر مجھے سننے کو ملی اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس نے عدنان سے شادی کر لی تھی۔ عدنان نے مجھ سے بزنس بھی الگ کر لیا تھا۔ میں تو غصے سے پاگل تھا۔ میں نے کہا تم کیسے میری بیوی سے شادی کر سکتے ہو؟ کہنے لگا میں نے نہیں، تمہاری بیوی نے مجھ سے یہ بات کہی تھی، پھر وہ خوبصورت ہے اس لیے مجھے اعتراض نہیں ہوا۔ تم تو جانتے ہو مجھے خوبصورت لڑکیاں کتنی پسند ہیں۔ بہرحال مجھے لائبہ سے یہ امید نہیں تھی، وہ تو بہت نیک پارسا تھی، شاید وہ یوں نیک بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی، لیکن میں نے اس سے سچی محبت کی تھی۔ میں نے شادی ہی نہیں کی۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا لیکن لائبہ کو میں اپنے دل سے نکال نہیں پایا۔ ایک دن میرے ایک دوست نے بتایا کہ عدنان نے اپنی دوسری بیوی کو بھی طلاق دے دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اچھا ہوا
लाइबा ने मेरे साथ बेवफाई की थी और मुझे छोड़कर दूसरे शख्स से शादी कर ली। वो तो पहली बीवी को भी नहीं बसा सका, दूसरी को कैसे बसाता। फिर मैंने सोचा कि लाइबा को बहुत गहरी चोट पहुंची है। अगर मैं उससे दोबारा निकाह कर लूं तो शायद वो मेरे साथ रहने पर आमादा हो जाए। मैं उसके घर पहुंच गया। अब मैंने उससे कहा कि तुमसे दोबारा निकाह करना चाहता हूँ। वो कहने लगी कि मैं अब किसी से भी निकाह नहीं करना चाहती। मैंने कहा चलो सिर्फ ये बता दो कि तुमने मेरे साथ बेवफाई क्यों की। वो कहने लगी मैंने नहीं की, तुमने मुझे इस बात पर उकसाया था। मैंने कहा कि पागल हो गई हो, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा। कहने लगी हर वक्त तुम अदनान की तारीफें करते रहते थे, फिर उसे घर भी ले आए। जब से उसने मुझे देखा था, मैं नहीं जानती कैसे उसने मेरा नंबर हासिल कर लिया था। फोन पर मुझसे बातें करता था। तुम्हारे कहने के मुताबिक वाकई वो सहर अंगेज शख्सियत का मालिक था, बातें भी बहुत अच्छी करता था। तुम उसकी जितनी तारीफें कर चुके थे, मैं उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई थी, इसलिए तुम्हें छोड़कर उसके पास चली गई। तुम बताओ जुबैर, क्या मैं गलत थी? तुम गलत थे जो अपने दोस्तों की तारीफें बीवी के सामने करते ही रहते थे। मैं एक इंसान थी, पत्थर तो नहीं। उसकी तरफ रागिब करने वाले मुझे तुम ही थे, कोई और नहीं। मैं ये सोचने लगा कि क्या वाकई कसूर मेरा था। शायद इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर की बातें बाहर छोड़कर ही घर में दाखिल हुआ करो। अपनी बाहर की बातें कभी घर के अंदर मत लाया करो, वरना घर खराब हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था।